क्लास 8 शुरू करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर एजुकेटिंग द नेशंस का लास्ट पोर्शंस। तो हमारा सब टॉपिक्स रहेगा रिफॉर्मर्स एज एजुकेटर्स में। तो कितने सारे रिफॉर्मर्स थे जो उन्होंने मोस्टली जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम्स में, जिस तरह से ब्रिटिशर्स ने कुछ रिवॉल्यूशंस लाने की कोशिश की और लाया भी, तो उसके साथ साथ इंडियंस ने बहुत कुछ कोशिश की कि इसमें थोड़ा सा उन्होंने अपनी भी कंट्रीब्यूशन दिया ताकि इट शुड बी रिलेटेड टू द कनेक्टेड टू द इंडियन कल्चर्स, कि इंडियन कल्चर्स के उसके अंदर छवि होनी चाहिए। इस तरह से रिफॉर्मर्स जो थे उन्होंने भी अपने इंडियंस को एजुकेट करने की शुरुआत की टू रिफॉर्म द। तो इसी तरह से हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि किस तरह से ब्रिटिशर्स ने उन्होंने जितने सारे कमिटीज फॉर्म की, कमीशंस बनाए, फिर अल्टीमेटली देखा गया दैट स्टिल इट हैज सम बैक, जो ड्रॉबैक्स थे वो ड्रॉबैक्स स्टिल वहाँ पे जो था परजिस्ट हो रहा था। जिस तरह से वहाँ पे प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम्स उतना ज़्यादा फुलफिल नहीं हुआ, डेवलप नहीं हुआ, जिसके कारण स्टिल वी आर हैविंग द प्रॉब्लम्स कहा जा रहा है। इसके साथ साथ जो वुमेंस एजुकेशन के ऊपर फोकस किया था, दैट वुमेंस एजुकेशन सिस्टम जो है वो अच्छा होना चाहिए, डेवलप करना चाहिए, लेकिन उन्होंने कोई फोकस उतना उसके ऊपर नहीं किया। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे रिफॉर्मर्स जो थे, रिफॉर्मर्स एज एजुकेटर्स के अंदर कि सर सैयद अहमद खान प्लेड अ वाइटल रोल। उन्होंने एक अच्छा रोल प्ले किया था, इंपॉर्टेंट रोल्स इन एजुकेशन सिस्टम में फॉर द मुस्लिम्स कम्युनिटीज़ इन इंडिया, कि उनके एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा सा इम्प्रूव किया जाए, अपलिफ्ट किया जाए। एंड फॉर दैट ही हैज़ मेंटेन एंड रिफॉर्म्स मेनी थिंग्स। सो ही डिड फॉलोइंग थिंग्स टू इम्प्रूव द एजुकेशन, जिसके लिए उन्होंने बहुत कुछ कोशिश की है। फॉर एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट वन, दैट ही सेट अ जर्नल। उन्होंने एक जर्नल सेट की जिसके थ्रू वो आर्टिकल्स जो है लिखते थे और लोग जो है उनको, ताकि उसके थ्रू वो जो है लोग उनसे, उनकी बातों को, उनकी जो वो कोशिश करना चाहते हैं उनसे वो सहमत हो जाए। दैट वाज ही शुड बी उनकी चीज़ों के लिए वो समझने के बाद उनके साथ वो मिल सकते हैं, फिर वो उनको हेल्प भी कर सकते हैं ताकि एजुकेशन सिस्टम्स को वो आगे बढ़ाए, या फिर वो अपने आप को भी एजुकेट करे, फैमिली को एजुकेट करे। तो तहजीब उल अखलाक विच कंटेन आर्टिकल्स ऑफ इन्फ्लुएंशियल मुस्लिम्स। तो जहाँ पे उस आर्टिकल्स के अंदर मोस्टली जो मुस्लिम्स इन्फ्लुएंस थे उनकी बातों पे, उनकी विचारों पे, वो एग्रीड विद सर सैयद। तो जो जिस तरह से उनकी सोच थी, उनकी विचारों पे वो एग्री करते थे टुवर्ड द एजुकेशन सिस्टम्स। तो इसीलिए उन्होंने वो जर्नल स्टार्ट किया जिसका नाम दिया था तहजीब उल इखलाक। फिर आया नेक्स्ट, ही फाउंडेड अ साइंटिफिक सोसाइटी। उसके बेस में उन्होंने एक साइंटिफिक सोसाइटी फॉर्म की थी गाजीपुर के अंदर, सो दैट द पीपल शुड बी एजुकेटेड इन साइंटिफिक मैनर्स। उनके पीछे रीजंस होना चाहिए साइंटिफिकली, तो इसीलिए उन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी फॉर्म किया। फिर ही ओपन अ स्कूल इन मुरादाबाद ऑल्सो। उसके बाद उन्होंने एक स्कूल ओपन की थी टू टीच द मेनली द स्टूडेंट्स ऑफ दैट लोकेलिटीज़ जो भी थे। तो वहाँ पे उन्होंने 1859 में स्कूल्स को ओपन किया। तो इसी तरह से इनका जो वर्क था टोटली वो मोस्टली लोगों को एजुकेट करना, अपने लोगों को, ताकि लोग जो है वो अंधविश्वास चीज़ें वहाँ से वो बाहर निकले और एजुकेशन में आगे बढ़े। नेक्स्ट उन्हें स्कूल खोला वापस से, ही ओपन द स्कूल इन गाजीपुर ऑल्सो। तो उन्होंने पहला स्कूल जो है मुरादाबाद में खोला था 1859 में। फिर उन्होंने स्कूल नेक्स्ट खोली गाजीपुर में 1864 में। गाजीपुर में उन्होंने सबसे पहले साइंटिफिक सोसाइटी भी ओपन किया था। फिर उसके बाद ही मेड ए कमिटी, फिर उन्होंने एक कमेटी फॉर्म की टू रेज द फंड, क्योंकि स्कूल्स को रन करना, टीचर्स को पे करना, इट नीड्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, पैसे बहुत चाहिए। तो इसी तरह से इन्होंने एक कमेटी फॉर्म की जहाँ पे वो कमेटी का काम है स्कूल्स के लिए पैसे को ऑर्गेनाइज करना। फिर नेक्स्ट ही मेड और सेटअप मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटेड स्कूल इन अलीगढ़। तो ये इस तरह से उन्होंने एक स्कूल्स को भी ओपन किया अलीगढ़ में, लेकिन बाद में ये एक यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ यूनिवर्सिटीज़ भी उन्होंने फॉर्म किया था। तो इसी के नेम पे इट हैज़ बीन टर्न फ्रॉम स्कूल टू यूनिवर्सिटीज़। फिर नेक्स्ट ही सेटअप द मोहम्मदन और एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस ऑल्सो। तो उन्होंने कॉन्फ्रेंस, एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में 1866 में टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, की जो एजुकेशन के सिस्टम है,
कितनी अच्छी है, उसके स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करना है। तो इसी तरह से इस कॉन्फ्रेंस के थ्रू वो उस एजुकेशन लेवल को वो इम्प्रूव करना चाहते थे। तो ऐसे अलग अलग लोगों ने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया। वैसे ही यहाँ पे महाराजा सयाजी रॉय, यहाँ पे इन्होंने भी बहुत अपना योगदान दिया ताकि स्टेट को, अपने लोगों को, अपने जो सिटीजन्स थे, उनकी जो प्रजा थी, उनको वो रिफॉर्म करे एजुकेशन सिस्टम्स के अकॉर्डिंग, ताकि उनके भी जो लोग बैकवर्ड नहीं रह जाए। तो इसी तरह से जब इन्होंने रूल किया था, ही वॉज द रूलर एज द महाराणा ऑफ बड़ौदा स्टेट। 1875 से 1939 तक इन्होंने रूल किया था। एंड ही ऑल्सो परफॉर्म्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल्स टू रिफॉर्म हिज स्टेट्स ड्यूरिंग हिज रूल। जब उन्होंने रूल किया था अपने समय में, अपने उस टाइम पीरियड में, इन्होंने अच्छी खासी कोशिश की थी अपने सोसाइटी को, अपने लोगों को, अपनी प्रजा को रिफॉर्म करने के लिए। अगेन ये जो है ये बिलोंग करते विच डायनेस्टी, फ्रॉम द रॉयल गोडवर्ड डायनेस्टी ऑफ मराठा। तो गोडवर्ड डायनेस्टी जो है मराठा के, उस फैमिली से वो बिलोंग करते हैं, जो आज भी गुजरात में कुछ एरिया में वो रूल कर रहे हैं। तो इसी तरह से so assuming the rise of government, some of the first task including education of a subject। जब इनको मौका मिला गवर्नमेंट के साथ मिलकर गवर्नमेंट में काम करने का, तब इन्होंने, क्योंकि एज दैट इंक्लूड उनका जो राज्य था उस तरह से जहाँ पे गवर्नमेंट्स की इंटरफेरेंस तो थी, सो व्हेन ही केम इन कांटेक्ट विद द गवर्नमेंट्स, तो इन्होंने भी कोशिश की कि अपनी एजुकेशन सिस्टम जो है, अपनी प्रजा को बहुत ज़रूरी है उनको पढ़ाना। तो उन्होंने इस चीज़ों के ऊपर काम किया। इन्होंने उस चीज़ों को अपलिफ्ट, मतलब उन्हें सुधारना, उन्हें नीचे से ऊपर लाना, और जितने सारे डाउन टू रेट थे, बैकवर्ड्स थे, उनको वापस से कि वो कम से कम एजुकेट हो जाए, उनको समझ में आना चाहिए वो कर क्या रहे। तो इसी तरह से जुडिशियल्स के अंदर, एग्रीकल्चर्स के अंदर एंड सोशल रिफॉर्म्स के अंदर, इन सब चीज़ों में उन्होंने अपना योगदान दिया एंड उन्होंने रिफॉर्म्स किया। साथ साथ ही प्लेड अ की रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ बड़ौदा टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इन्होंने बड़ौदा टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में भी अपना अच्छा खासा रोल प्ले किया टू डेवलप दिस इंडस्ट्री। एंड हिज एजुकेशनल एंड सोशल रिफॉर्म्स विद अमंग्स द अदर। तो जिस तरह से लोगों ने अलग अलग, जैसे हमने अभी रिफॉर्मर्स, एक रिफॉर्मर्स पढ़ा सर सैयद अहमद खान, तो इन्होंने भी अपने सोसाइटी को, अपने लोगों को रिफॉर्म्स करने के लिए बहुत कोशिश की, और साथ साथ अपने राज के अंदर इन्होंने बहुत जो चीज़ें सही नहीं थी, इलीगल, उनको इन्होंने इलीगल घोषित किया। जैसे उन्होंने बैन लगा दिया चाइल्ड मैरिज के ऊपर, कि कोई भी जो चाइल्ड मैरिज करते, दैट शुड बी नॉट डन, उसको बंद करना वो बैन है, वो इलीगल है। फिर लेजिस्लेशंस ऑफ डाइवोर्स सिस्टम, कि अगर किसी को डाइवोर्स करना है, उसको प्रॉब्लम हो रही है, मैरिज से रिलेटेड है, तो वो लीगलाइज्ड हो गया। फिर रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी, कि समाज में जो छुआछूत है, छोटे बड़े का जो करते कास्ट को लेके, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, उन्होंने रिमूव किया। फिर स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, तो इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसमें इन्होंने स्टार्टिंग से काम किया था कि स्प्रेड करना, एजुकेशन सिस्टम्स को बढ़ावा देना। फिर उन्होंने संस्कृत कॉलेज खोलने की, डेवलपमेंट ऑफ संस्कृत। फिर आइडियोलॉजिकल स्टडीज़, इसके रिलेटेड और भी जो ज्ञान दे, जैसे रिलीजियस मैटर से रिलेटेड है, तो अपनी कल्चर से रिलेटेड है, ये सब चीज़ों पे उन्होंने अच्छा खासा इनकरेज किया। आर्ट्स को भी बढ़ावा दिया। तो इसी तरह से इन्होंने इस चीज़ों पे काम की थी। और मोस्टली आज भी मोस्टली जो गुजरात में देखा जाए, गौड़ का जो यूनिवर्सिटीज़ है, इन्हीं के नाम से चलती है, इन्हीं की बनाई हुई है। नेशनल एजुकेशंस, अब हमारा नेक्स्ट उसके बाद जो ये भी सोशल रिफॉर्म से रिलेटेड है। अब यहाँ पे इनलाइटमेंट मीन्स जो अंधकार से हम बाहर आते हैं, एजुकेशन जब हम अपने आप को ज्ञान लेते हैं, क्योंकि जो ज्ञान जिसके पास नहीं वो अंधकार है, वो अंधेरे में रहता है। तो इसी तरह से इनलाइटमेंट मीन्स टू नॉलेज, टू ब्राइटन दैट, कि हमें ज्ञान है। तो यहाँ पे इंडियंस को इनलाइटन करना था, किसकी ज्ञान देनी थी, नॉलेज की। तो इनलाइटन इंडियंस प्लेड एन रोल इन द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन। तो जिससे पहले से ज्ञान मिला, जिनका सचमुच उन्होंने अपने आप में अपने को सुधारा है, एजुकेट किया, तो उनका भी रोल बनता है कि वो दूसरों को एजुकेशन दे, स्प्रेड करे। क्योंकि मोस्टली वहाँ पे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, मिडिल क्लास एंड अपर क्लासेस को उन्होंने पढ़ाने की कोशिश की थी, और उनका मानना था कि ये क्लास को हमने पढ़ा दिया तो बाकी क्लास को वो बाकी इंडियंस देखेंगे, पढ़ाएंगे। तो इसी तरह से कहीं ना कहीं हमारा भी रोल वहाँ पे थे। तो इंडियंस का जो इनलाइटेड इंडियंस थे, दैट दे शुड लीड द रोल ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ एजुकेशन। फिर उन्होंने दे अर्ज द गवर्नमेंट, तो इन्होंने गवर्नमेंट्स को भी कहा कि गवर्नमेंट जो है अपना रोल प्ले करे
किसके अंदर, एजुकेशन के अंदर, क्योंकि इन्होंने बहुत कुछ डेवलपमेंट करने की कोशिश की, बातें की, तो उसे करना चाहिए एजुकेशन के अंदर। टू ओपन द स्कूल्स एंड कॉलेजेस, जहाँ पे स्कूल्स नहीं है, कॉलेजेस नहीं है, उनको ओपन करना चाहिए। सो दे वांटेड टू सेट अप अ सिस्टम ऑफ नेशनलिस्ट एजुकेशन, और इन्होंने कहा कि एक सिस्टमेटिक होना चाहिए नेशनलिस्ट, देश के प्रति, देश के लोग जिस देश में रहते हैं उसको अपने देश के बारे में बताना चाहिए। तो उसी तरह से एक सिस्टमेटिक नेशनल एजुकेशन सिस्टम सेटअप होना चाहिए। फिर टू लीडर्स हु वर वेरी अटैच टू द कॉजिंग ऑफ फर्दरिंग, तो इसी तरह से इसमें जो बहुत ज़्यादा अपने आप में योगदान प्ले किया था टू एजुकेट द इंडियन और इंडियन एजुकेशन को लेके, वो थे महात्मा गांधी एंड रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये लोग थे जो उन्होंने अपने देशवासियों को एजुकेट करने के लिए, इंडियंस को, एंड टू एजुकेट द इंडियंस लैंग्वेज एंड इंडियंस कल्चर्स, उनकी तरीके से। तो उन्होंने, वो दो थे महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर। महात्मा गांधी ने रिजेक्ट किया जो वेस्टर्न फॉर्मेट था एजुकेशन सिस्टम्स को, कि ये सही नहीं है, क्योंकि इससे क्या हो जाएगा, इट स्टेटेड दैट इट लीड टू डिसडेन। अब यहाँ पे डिसडेन फॉर मैनुअल वर्क, तो यहाँ पे नॉट रिस्पेक्टफुल, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा ये काम करना। तो इससे क्या हो जाएगा, ये चीज़ों से, वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम से, कि लोगों के अंदर जो चीज़ें घृणा आ जाएगी इस काम को लेके, जो काम करते हैं इसको, जो मैनुअल काम होता है साफ सफाई का, इसके प्रति। तो ये चीज़ें, तो डिस्टेंस का मतलब है नॉट रिस्पेक्टफुल, नॉट रिस्पेक्टफुल। तो ये जो भी काम है लोग उसको रिस्पेक्टफुल नहीं, उस नज़र से देखेंगे नहीं। तो इस तरह से ये एजुकेशन सिस्टम जो है वेस्टर्न का, वो मैनुअल वर्क जो काम करेंगे उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हो जाएगा। उनको वो रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, उस काम से वो भागेंगे, किसी को करने नहीं देंगे। तो इसी तरह से वो नहीं चाहते थे कि ऐसी चीज़ें जो है क्रिएट हो समाज में। जनरली क्रिएट एन एलाइट एडमिनिस्ट्रेटिव सोसाइटी और ब्यूरोक्रेसी। तो इससे क्या होगा, वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम से क्या होगा कि एक सिर्फ हाई फाई क्लास बनेगी, पैसे वाली क्लास बनेगी, जो सिर्फ अपने डिपार्टमेंट, अपने काम से मतलब रखेगी, बाकी काम के ऊपर और इम्पोर्टेंस उन लोगों पर नहीं देगी। तो ऐसा सिस्टम सही नहीं है। सो गांधी जी फेवर्ड एन एजुकेशन सिस्टम विद ग्रेट एम्फेसाइज ऑन लर्निंग स्किल। तो उन्होंने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया कि हमें वो चीज़ करना चाहिए, सीखना चाहिए जहाँ पे हमें कुछ सिखाता है, जिससे हमें कुछ मिलता है, नॉलेज मिलती है प्रैक्टिकल लाइफ में, उसे हम यूज़ कर सकते हैं अपने जीवन में। तो इसी तरह से उस चीज़ों पे उन्होंने फोकस किया जहाँ पे फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल स्टडीज़ होना चाहिए, कि उससे हमें फिजिकली कुछ इंपॉर्टेंस मिलता है, दिमाग, मेंटली और आत्मा भी, जहाँ पे वो भी ज्ञान होनी चाहिए। ये चीज़ें पे फोकस किया। सो हिज मेथोलॉजिकल सॉर्ट, तो उस तरीके से उसको उन्होंने प्रूफ किया, बताने की कोशिश की। तो उन्होंने ट्रीट, वेयर ही ट्रीट ऑल प्रोफेशनल्स, कोई भी काम करे, भले वो मैनुअल काम क्यों ना, उन सभी को महात्मा गांधी ने इक्वल ट्रीट करने की कहा, कि हमें सभी को बराबर देखना चाहिए, सभी को बराबर इज्जत देना चाहिए। सो गांधी जी कॉल्ड हिज आइडिया, जैसे उन्होंने क्या बताया, न्याय तालीम, कि हमें ऐसी पढ़ाई करनी चाहिए, न्याय तालीम देना चाहिए जहाँ पे एक नया एजुकेशन मान लो, जहाँ पे सब बराबर हो, एवरीवन शुड बी इन इक्वल एंड ट्रीटेड इक्वली, कोई किसी को परेशान ना करे, वॉयलेट ना करे, डिस्ट्रॉय। तो जिससे हमारा, अगर हम वेस्टर्न कल्चर्स को यूज़ करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम अपने इंडिजिनस कल्चर, जो हमारा खुद का अपना कल्चर्स है, इंडिजिनस खुद का नेटिव कल्चर, उसे हम क्या कर रहे हैं, उसे हम खो रहे हैं, उसे हम कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय कर दे रहे हैं। A different basic education models, he believed, would lead to better self-awareness, prepare people to treat all work equally, respectfully and valued, and lead to a society with less social disease. तो इससे इनका मानना था कि अगर इस बेसिस पे शुरू करेंगे, बेटर अवेयरनेस, लोग अपने बारे में, लोग बाकियों के बारे में जानेंगे, सब प्रिपेयर, जो पीपल्स जो अलग अलग काम करते हैं सबको एक जैसा ट्रीट करेंगे, इक्वल रिस्पेक्ट करेंगे, तो हमारे समाज में जो चीज़ें थी, जैसे हम एक दूसरे को घृणा करेंगे, ये चीज़ें, सोशल डिजीजेस जिसे हम लोग सोशल इवल्स के नाम से कहते थे, वो चीज़ें ख़त्म हो जाएगी, वो चीज़ें कम होगी, ये इम्पॉर्टेंट थी। तो इसी तरह से न्याय तालीम जो थी, उन्होंने कोशिश की इसके थ्रू लोगों को एजुकेट करने की। ना न्याय तालीम एवॉल्व आउट हिज एक्सपीरियंस, ये एक्चुअली ये चीज़ें हमें बहुत कुछ, सबसे पहले हमें अपने आप पर उसे लागू करना चाहिए, तब हम दूसरे को बोलेंगे। तो इसी तरह से देखा गया न्याय तालीम जो है, महात्मा गांधी को खुद को उन्होंने
उन्होंने खुद अपने ऊपर एक्सपीरियंस किया है। जब वो साउथ अफ्रीका में थे एज अ लॉयर, वो प्रैक्टिस के लिए जब वहाँ पे गए थे एट टॉल्स्टॉय फार्म्स में, कि वहाँ पे उन्होंने हर काम किया है और उन्हें उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो इसी तरह से जब चीज़ें अपने आप में हम खुद करते हैं, हमें कुछ बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो हम तभी दूसरे को बोल सकते हैं। तो इसी तरह से महात्मा गांधी वो खुद इस चीज़ों पे एक्सपीरियंस कर चुके हैं, इसके लिए इन्होंने फोकस किया। फिर बाद में जब वो इंडिया आए तो उन्होंने शुरुआत की, जैसे कहा में अटेम्प्ट टू फॉर्मुलेट द न्यू सिस्टम, और इन्होंने न्यू सिस्टम, इस न्यू एजुकेशन को उन्होंने अपने आश्रम में, सेवाग्राम आश्रम में शुरुआत की। आफ्टर दैट वाज इस सिस्टम को 1937 के बाद। साथ में फिर जब नेहरू बिकम गवर्नमेंट विजन, जब वो नेहरू जब आफ्टर 1947 में व्हेन ही बिकम इंडिपेंडेंट इंडिया बिकम, तो इन्होंने नेहरू जी ने क्या क्या हिज विजन वॉज कि इन्होंने क्या क्या टोटली इंडस्ट्रियलाइज किए, क्योंकि हमें डेवलप करना था। वी आर टोटली ज़ीरो, क्यों हमारे पास आफ्टर ब्रिटिशर्स लेफ्ट इंडिया, इंडिया के पास कुछ नहीं बचा था। तो सब चीज़ों को सोच के करने के लिए नेहरू जी ने अपनी विजन जो थी, उनकी सोच उन्होंने इंडस्ट्रियलाइज पे रखा, सेंट्रल प्लान, इकोनॉमिक प्लानिंग के ऊपर रखा कि हमें किस तरह से आगे बढ़ना है अपने को और बाकी चीज़ों के साथ आगे बढ़ना है, सब चीज़ों को लेके, क्योंकि इंडियंस के पास टोटली पैसे से लेके कुछ भी नहीं था। तो इन्होंने फोकस उस चीज़ों पे किया। एंड जो महात्मा गांधी ने कहा था कि हमें सेवाग्राम आश्रम में न्यू सिस्टम स्टार्ट करना है, उस चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया। स्कैंड मीन्स नॉट मच नेसेसरी, ठीक है ना। स्कैंड का मतलब हो गया नॉट मच नेसेसरी। तो यहाँ पे क्योंकि इन्होंने क्यों बोला, क्योंकि नेसेसरी क्या हो गया अभी हमारे लिए कि हमें अपने आप को डेवलप करना है। तो इस चीज़ों के ऊपर अगर हम न्यू सिस्टम से एजुकेशन को लेके करेंगे तो इंडिया विल बी स्लोली डेवलप में करना शायद पीछे कम हो जाएगा। तो सबकी अपनी अपनी व्यू थी, जिसके कारण उन्होंने अप्रोच किया इस तरह से न्यू विजन्स के ऊपर। अब नेक्स्ट जो थे महात्मा गांधी के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर, इन्होंने भी नेशनल एजुकेशन सिस्टम के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया एंड वर्क किया। He urged the mass to avoid become victimized and instead seek help, सेल्फ हेल्प एंड एजुकेशन। उन्होंने कहा कि हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो नीति है, जो कोशिश करे, हम उसकी विक्टिम नहीं बनना चाहिए, बल्कि हमें ऐसी एजुकेशन सिस्टम लेना चाहिए जो हमें हेल्प करे, हमारे लिए फ़ायदा हो। तो उन्होंने ही सॉ द प्रेजेंस ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव जो था, पॉलिटिकल सिस्टम जो थी, वो हमारे समाज को सोशल डिजीज जैसा था। सोशल्स में कहीं ना कहीं वो खराबी, जर्म्स जैसा डिजीज प्रेस कर रहे हैं। तो वो चीज़ें हमें ऐसे रोकेंगे जब हम अपने आप में अपने आप को अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं, एजुकेट कर सकते हैं विथ इंडियन एजुकेशन सिस्टम के थ्रू। सो ही मेंटेन दैट इवन फॉर दोज एट द एक्सट्रीम पॉवर्टी, कि जो बहुत ज़्यादा गरीब है उसको भी हम सुधार सकते हैं। लेकिन हम आग बंद करके रिवॉल्यूशंस की तरह सोचेंगे कि नहीं, हम कुछ नया चीज़ें आ रहा है, ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे लिए अच्छा कुछ कर रहे, तो ये चीज़ें नहीं है। ब्लाइंडली रिवॉल्यूशन पे विश्वास नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें एजुकेशन सिस्टम जो है वो हमारा स्टडी होना चाहिए, अब पर्पसफुल होना चाहिए, जिससे हमें कुछ फ़ायदा है, हमें कुछ सीख मिल रहा है। तो इसी तरह से उन्होंने एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए खुद विश्व भारती यूनिवर्सिटी उन्होंने स्टैब्लिश किया शांति निकेतन में, जहाँ पे उन्होंने स्टूडेंट्स को खुद एज अ टीचर टॉट किया, आर्ट्स, साइंस, डांस कोर्सेज इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर भी काम किया। तो इसी तरह से ये चीज़ें, ताकि लोगों को सही मायने में उनको एजुकेट किया जाए। फिर आता है जिस तरह से साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे ब्रिटिशर्स ने काम नहीं किया, मोस्टली नेग्लिजिबल था उनका काम, फोकस नहीं किया, सिर्फ उन्होंने उतना ही फोकस किया जितना उनको इम्पोर्टेंट था, जितना उनको चाहिए था। So the British government during 19th century did not take adequate measures to develop Western science and technology. उन्होंने सिर्फ और सिर्फ आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ के ऊपर ही फोकस किया, क्योंकि उनको इससे ही रिलेटेड था, इनसे ही मतलब था। इन्होंने 1899 में यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे बनाया, फिर जिसके थ्रू ऑफर्ड सेपरेट डिग्री चाहे तो वो ले सकते हैं साइंस के ऊपर। फिर 1899 में बीएससी एमएससी कोर्सेज को सपोर्ट किया कैलकाटा यूनिवर्सिटीज़ ने कि ये कोर्स कर सकते हैं, साइंस वो पढ़ सकते हैं। स्टिल 19th सेंचुरी में इंडिया हैड लैग्ड बिहाइंड, लेकिन फिर भी हम जो थे 19th सेंचुरी में बहुत पीछे थे साइंस में एंड टेक्नोलॉजीज़ में। उसके मुकाबले बाकी देशों से हम बहुत ही पीछे थे, क्योंकि हमारा जो रूलर्स था वो नहीं चाहता था कि हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आगे बढ़े। हावेवर नोटेबिलिटी एंड एरिस्टोक्रेसी, जो पैसे वाली क्लास थी इंडिया में,
उन्होंने मोस्टली कोशिश किया इनकरेज करने के लिए इंडियंस को और डेवलप में कि ताकि वो डेवलप जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी आगे बढ़े। जिस तरह से हम बाकी अपने एजुकेशन सिस्टम में आगे बढ़ रहे हैं तो हमें इसमें भी बढ़ना चाहिए, ट्रेडिशनल एंड वेस्टर्न में भी बढ़ना चाहिए। तो इसी तरह से जिस तरह से हम बढ़ रहे ट्रेडिशनल एंड वेस्टर्न लैंग्वेज में, वी शुड ऑल्सो फोकस ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो वो कौन थे? वो एरिस्टोक्रेसी पीपल्स थे, जो पैसे वाले पीपल थे, पैसे वाली क्लास थी। उन्होंने कोशिश की फोकस करने के लिए, इनकरेज करने के लिए। Many Indians believe that the neglect of science was the main reason for the Indians' backwardness, and that is true. बहुत सारे इंडियंस की मानना है, स्टूडेंट्स की मानना है कि हम जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आज पीछे हैं इतने कारण कि हमारा उस समय ब्रिटिशर्स ने इस चीज़ों पे फोकस नहीं किया, ध्यान नहीं दिया। दे पुश फॉर सेटिंग ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस इन द नेशनल यूनिवर्सिटीज़। उन्होंने सिर्फ एक डिपार्टमेंट फॉर्म कर दिया नेशनल यूनिवर्सिटीज़ में साइंस से रिलेटेड। नाउ द इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन जब फॉर्म किया गया और इसकी जो ओरिजिनलिटी फर्स्ट साइज देखा गया, ये सिर्फ और सिर्फ इनके कारण हुआ था। जो दो ब्रिटिशर्स अपने इनिशिएटिव, अपने थोड़ा सा खुद इच्छा से इन्होंने कोशिश की। दैट वाज केमिस्ट, नाम था उनका प्रोफेसर J.L. साइमनसन एंड प्रोफेसर P.S. मैकमोहन। It's occurred to them that science research in India might be stimulated if an annual meeting of research worker somewhat online of the British Association for the Advancement of Science could be arranged. तो इनका मानना था कि साइंस के ऊपर रिसर्च कर सकते, इंडियन स्टार्ट कर सकते, साथ साथ वहाँ पे मीटिंग वर्क कर सकते, मीटिंग कर सकते रिसर्चर्स। जिस तरह से ब्रिटिशर्स ने अपने लिए ब्रिटिश एसोसिएशंस फॉर द एडवांसमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अरेंज किया था, वैसे भी हम कर सकते हैं। द एसोसिएशन वॉज फॉर्म विद द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव। तो इसी तरह से इस एसोसिएशन को फॉर्म किया गया था और जिनका मेन उद्देश्य था टू एडवांस द एंड प्रमोट द कॉज ऑफ साइंस इन इंडिया, कि कैसे हम प्रमोट करें साइंस को। फिर टू होल्ड एनुअल कांग्रेस एट सुटेबल प्लेस इन इंडिया, क्योंकि जो कांग्रेस थी वो फोकस कर रही थी, तो उस तरह से उनकी मीटिंग किस तरह से डिस्कस करने के लिए एनुअल मीटिंग कहाँ पे किया जाएगा। एंड टू पब्लिश सच प्रोसीडिंग, कि उस मीटिंग में क्या बात हुई, जर्नल्स बनाया जाए, ट्रांसलेट किया जाए, ताकि लोगों को पता चले, अलग अलग भाषाओं में पब्लिश किया जाए। ये इंपॉर्टेंट है। तो ये डिसीजन लिया गया उस एसोसिएशन के थ्रू। एंड मोस्टली फंड कहाँ से आएगा, पैसे कहाँ से आएगा इस सारा काम करने के लिए, तो दे फोकस ऑन कि प्रमोशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी करेंगे। तो जो भी एसोसिएशन के पास चीज़ें हैं डिस्पोज कर रहे सेल, तो उसको बेच के, भले वो थोड़ा सा प्रोपोर्शन प्रॉपर्टीज कुछ भी है इसके पास, उसे बेच के भी पैसे का इंतजाम किया जाए। फिर आता है टू डू एंड परफॉर्म ऑल अदर एक्ट्स, मैटर्स, थिंग्स और आर कंडक्टिव टू और इंसिडेंशियल टू नेसेसरी फॉर द अबव ऑब्जेक्टिव। कैसे भी करके कोई भी एक्ट किया जाए जो हमने आगे जितने डिस्कस किया उन सबको पूरा करने के लिए कैसे भी करके हमें उसे उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करना है। तो इसी तरह से ये एसोसिएशंस को फॉर्म किया था, सो दैट एटलीस्ट इट स्टार्ट कि इंडियंस जो थे, इंडियंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर रिसर्च एंड वर्क स्टार्ट किया जाए। तो ये सारे जो है कुछ देखो यहाँ पे पिक्चर्स भी हैं, KC.V. रमन, SN बोस एंड मेघनाथ शाह, फिर JC बोस। दीज आर द लीडिंग साइंटिस्ट ऑफ दैट पीरियड हु हैड वर्कड एंड सर्च फॉर द different things so that they can develop India in the science and technology. Now, so the chapter came to an end. Okay, so we'll move to the next chapter in the next class. Thank you.